दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स पर। क्या संदेश दे रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस और किस तरीके से जो देश की सबसे बड़ी अपने आप को कहने वाली जो एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या स्थिति है उसकी। इस विषय में चर्चा करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे देश की जो चुनाव व्यवस्था है वो 3 स्तरीय चुनाव व्यवस्था है। 3 स्तरीय चुनाव व्यवस्था से क्या मतलब है कि एक स्तर है ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज का, जिसपे नगर निकाय हो गए और आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, एक यहाँ पे होता है। दूसरा स्तर है आपका विधानसभा का, जिससे कि स्टेट की जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनको रन करने के लिए आप एमएलएस का सिलेक्शन होता है। और सबसे जो टॉप में जो है वो है हमारा एमपीज का, जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 3 स्तरों में हमारे यहाँ का चुनाव व्यवस्था को डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर लोकसभा, उसके बाद विधानसभा और सबसे नीचे में ग्राम पंचायत, नगर निकाय और जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनके। अब अगर हम बात करें तो नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वार्ड, छोटे छोटे से वार्ड्स के ऊपर में किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके, किसी के यहाँ की सड़क नहीं बनी हुई है, किसी के यहाँ पे पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पे किसी बिजली की समस्या है। मतलब जो वो व्यवस्थाएं जो एक आम नागरिक को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, जिससे उसका डायरेक्ट सरोकार होता है। ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें विधायक, ठीक है, विधायक भी फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पे कहा जाए तो विधायक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक आम नागरिक की समस्याओं से। लेकिन जो वार्ड का जो मेंबर होता है, जिसको हम पार्षद कहते हैं, पार्षद जो होता है वो हर वार्ड में अपने जितने भी उसके मतदाता हों, चाहे नागरिक हों, जो भी आप शब्द लेना चाहें, उनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है। और विधायक फिर भी हो सकता है कि अपने अपने सारे जितने भी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विधायक चुनकर आया है, वो उनको सबको ना जानता हो। लेकिन एक जो वार्ड का जो मेंबर होता है वो, मुझे लगता है कि 90 से 95% लोग उसको वो उनको जानता है, और वार्ड के लोग जो रहने वाले, जो रहवासी होते हैं, नगरवासी होते हैं, वो उसको अपने पार्षद को जानते हैं। तो जो वार्ड का जो चुनाव होता है वो मुझे लगता है कि विधायक के चुनाव और सांसद के चुनाव से ज्यादा टफ चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वार्ड में रहकर, अगर आप 5 साल के लिए आप वार्ड के मेंबर बनते हो, आप पार्षद बनते हो, और आप 5 साल में अगर आपने कुछ भी किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया है, उनकी जो जन समस्याएं हैं उस पर अगर ध्यान नहीं दिया है, तो आने वाला जो अगला जो चुनाव होगा, और उस चुनाव में आपको किसी भी तरीके का कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से वो चुनाव जीत सकते हैं। और वार्ड में जो चुनाव होते हैं, जो हर एक वार्ड में जब चुनाव, पार्षद के चुनाव होते हैं, तो इस पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। कंपटीशन हाई लेवल का इसलिए होता है क्योंकि इस पे जो निर्दलीयों की संख्या होती है, निर्दलीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र पे चुनाव लड़ना है तो उतने संसाधनों की जरूरत नहीं होती है आपको चुनाव लड़ने के लिए, अगर हम इसकी तुलना विधायक के चुनाव और सांसद के चुनाव से करें तो। ठीक है। अगर अगर आप पंचायत के चुनाव देखें, नगर निकायों के चुनाव देखें, तो इस पे जो धन बल की जो जरूरत पड़ती है, वो अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो उसमें हम विधायक और सांसद की तुलना में हमें उतने धन बल की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें बहुत सारी चीजें लोगों के कनेक्ट के ऊपर में भी डिपेंड करती हैं कि आदमी किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। वो आदमी अगर पूरे 4 मोहल्लों से एक वार्ड बनता है, 5 मोहल्लों से एक वार्ड बनता है, तो अगर 5 मोहल्लों, 10 मोहल्लों का जितना भी कोई भी एक XYZ, कोई किसी भी तरीके की संख्या हो सकती है, अगर उन मोहल्ले में रहने वाला एक कोई पुराना रहवासी हो
जो हर परिवार को रहने वाले, हर परिवार को, उन मोहल्लों में रहने वाले लगभग हर परिवार को 90 से 95% परिवारों को फेस टू फेस जानता है, लोग उसको पहचानते हैं, तो उसका वो चुनाव जीतना बहुत आसान होता है, क्योंकि लोग एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबिलिटी का मैटर होता है। और ये चीज विधायक और ये चीज सांसद के चुनाव में थोड़ी सी नगण्य हो जाती है। वहां पे थोड़ा फेस, वहां पे पार्टी और बाकी सारी चीजें मैटर करती हैं कि कौन सा, किस दल से आप चुनाव लड़ रहे हो, कौन से पार्टी से आप को टिकट मिला है, तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जबकि अगर हम पार्षद की बात करें तो पार्षद का जो चुनाव होता है वहां पे पार्टी कम मैटर करती है, पार्टी से ज्यादा जो मैटर होता है वो आदमी कितना एक्सेसिबल है, आदमी किस तरीके से लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं को कितना समझता है और कितना सक्षम है उनकी समस्याओं को आगे तक ले जाके, और उनको वो उस पर्टिकुलर, अगर किसी तरीके की, फॉर एग्जांपल अगर सीवर की समस्या है एक मोहल्ले में, तो वहां पे अगर पूरे मोहल्ले में प्रॉपर एक नई सीवर लाइन डलनी है, तो उस समस्या को लेकर अगर कोई एक्सेसिबल आदमी होगा तो उसको पार्षद चुनना लोग ज्यादा मुफीद समझेंगे, बतौर इसके कि किसी थर्ड आदमी को, कोई बड़े पार्टी का आदमी है उसको ले लिया, क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं। तो अब ये मैंने आपको एक बेस तैयार किया है कि क्या इम्पोर्टेंस होती है वार्ड के मेंबर्स के चुनाव में और पार्षद के चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में, और क्या इम्पोर्टेंस होती है एक विधायक और एक सांसद के चुनाव में। अब जो रिजल्ट्स आए हैं महाराष्ट्र के रिजल्ट्स ने एक प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो वोट चोरी का जो मुद्दा इतने दिन से ये ढोल पीट रहे थे कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, तो उस वोट चोरी के मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको श्रद्धांजलि दे दी है। मेरा ऐसा क्यों कहना है? मेरा ऐसा इसलिए कहना है कि अगर वोट चोरी पॉसिबल है तो फिर वोट चोरी तो छोटे से छोटे लेवल के भी चुनाव में वोट चोरी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीजेपी अगर जीती है और इतने बड़े नंबर्स लेके आई है, अगर नगर निकाय लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, जिस हिसाब से बीजेपी के जो नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स को देखते हुए कोई भी ये नहीं कह सकता कि वोट चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो छोटे छोटे से वार्ड्स के लोग हैं, और उनने अगर इतने बड़े नंबर्स में बीजेपी को लेके आया है तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन बीजेपी को है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी का जो गठबंधन है, महायुति, महायुति को अगर हम देखें, महायुति में शिवसेना शिंदे, जो शिंदे जी की शिवसेना है, उसके नंबर्स देखें और उसको अगर हम कंपेयर करें शिवसेना उद्धव ठाकरे से, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का एकदम सुपड़ा साफ। तो इसका इसका क्या अर्थ है? इसका ये संदेश है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जमीन से उखड़ चुकी है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो जड़ें हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, वो जड़ें शिवसेना शिंदे के पास में जो पार्टी है उस पार्टी में उसकी जड़ें समाहित है, ना कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास में। उसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी की अगर हम बात करें तो अजीत पवार की जो पार्टी है उसके नंबर्स, और जो उनकी एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार, अगर इन दोनों की पार्टीज के अगर नंबर्स को अपन तुलनात्मक अध्ययन करें इसका, तो उसका भी एक सिंपल सीधा सा एक उदाहरण है वो कि किसी भी तरीके से शरद पवार का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है। जो चाणक्य कहे जाते थे महाराष्ट्र के या फिर देश की राजनीति के जो चाणक्य थे, वो चाणक्य रसातल की ओर जाते दिख रहे हैं। अब उनकी पार्टी का किसी भी तरीके से, अगर आपका लोकल बॉडीज में अगर आपका जनादेश खत्म हो गया है, तो इसका ये मतलब सीधा साफ मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब आपकी पार्टी गर्त की तरफ जा रही है। और अगर आपका लोकल बॉडीज में भी किसी तरीके का जनादेश बाकी है, तो फिर भी माना जा सकता है कि आपकी पार्टी अभी भी एक बार वापस से रिवाइव करने की उम्मीद की जा सकती है उस पार्टी से। तो जिस तरीके से शरद पवार की जो एनसीपी है, वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है
उस परफॉर्मेंस को देखते हुए एक एक सीधा सिंपल एनालिसिस यही किया जा सकता है कि अब ये दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से अपना जनादेश खोती हुई नजर आ रही हैं और इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है। अब वह केवल मुझे लगता है कि ये टीवी मीडिया और न्यूज चैनल के डिबेट्स में प्रवक्ताओं को भेजने तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि इनका अब जनादेश मुझे तो नहीं दिख रहा है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस भले ही खराब हो, कांग्रेस का परफॉर्मेंस भले ही खराब हो, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात जो मैंने आपको अपने पुराने कुछ वीडियोस में भी कही है कि जो कांग्रेस का जो मिशन है, क्षेत्रीय पार्टियों को किसी भी तरीके से खत्म करना है। तो कांग्रेस वैसे भी कोई बहुत मुझे नहीं लगता एग्रेसिवली उसने महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में किसी भी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन किया है। जो भी नंबर्स आए हैं वो नंबर्स, वो जो भी वहां का उम्मीदवार जो खड़ा हुआ था कांग्रेस का सिंबल लेके, वो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी के नाम पे वो सीटें उनको मिली हैं। जितने भी उनके जो भी पार्षद और वार्ड मेंबर जो भी जीते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन में, वो उनके खुद की क्रेडिबिलिटी है। उनको लोकल आदमी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकल कनेक्ट अगर किसी आदमी का होगा तो वो वहां पे वो जीतेगा। तो जो कांग्रेस के जो गिनती के जो पार्षद जीत के आए हैं, उससे तो ये चीज साफ हो गई है कि कांग्रेस का जनाधार अभी भी थोड़ा बहुत तो बाकी है। अगर उसका कंपैरिजन अगर हम लोकल पार्टी से अगर करें, क्षेत्रीय पार्टी से करें, क्षेत्रीय पार्टी अगर मैं महायुति की बात नहीं करूंगा, मैं महाविकास आघाड़ी के जो उनके साथ में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जो कांग्रेस का जो मिशन था है, जिस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, क्षेत्रीय पार्टियों को निपटाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को निपटाने में कांग्रेस सफल है। और जिस हिसाब से जो परफॉर्मेंस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, उसको देखते हुए तो मुझे कांग्रेस को आने वाले समय में अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं। और अब कांग्रेस जो क्षेत्रीय दलों की जो बार्गेनिंग पावर है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव, अभी उस पर खैर बहुत दूर का समय है, लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस रिजल्ट्स को देखते हुए ये साफ समझ में आ रहा है कि क्षेत्रीय दलों का बार्गेनिंग करने की, जो उनको दबाव बनाने का कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको उतनी सीट चाहिए, वो जो बार्गेन करने की जो उनकी क्षमता है, वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही है। और इसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस अगर सिंगल हैंडेडली जब अगर महाराष्ट्र में आके लड़ेगी, तो कांग्रेस को इस चीज का फायदा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो भी वोटर, जो महायुति गठबंधन है, जिसके अंदर में बीजेपी है, जिसके अंदर में एनसीपी शरद पवार हैं, सॉरी एनसीपी वो अजीत पवार हैं, और उद्धव ठाकरे, सॉरी शिवसेना शिंदे जी का जो गुट है, ये सारे लोग एक तरफ हो जाएंगे। और जो पूरा छटका हुआ वोट है, जो इन लोगों के खिलाफ वोट डालना चाहता है, वो पूरा वोट कांग्रेस को मिलेगा। और वो पूरा वोट कांग्रेस को मिलने का मतलब है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत होना। अब दूसरी तरफ एक प्रदेश और है, उसके भी नगर निकाय के चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं। वो है हमारे सुदूर नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो नगर निकाय के जो चुनाव का जो रिजल्ट्स आए हैं, उसने तो हतप्रभ कर दिया। रियली उन चुनावों के रिजल्ट्स को देख के जो भी चुनाव का जो एनालिसिस करते हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट है। अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट ऐसे है कि बीजेपी की जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, वो विक्ट्री देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस एकदम साफ हो जाएगी। और जो क्षेत्रीय दल है, वो भी, उनका भी अब बहुत ज्यादा वर्चस्व आने वाले समय में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां की लोकल जनता एक नेशनल पार्टी के साथ में अगर जुड़ती है, तो उनको वहां पे होने वाले अगर विकास कार्य हैं, उनको वहां पे होने वाले रोजगार की जो संभावनाएं हैं, और भी जो दूसरी सारी चीजें जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक नेशनल पार्टी के साथ में जुड़ने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है, एक नेशनल पार्टी से ज्यादा होगी लोकल पार्टी के कंपैरिजन में।
तो वहाँ पे कांग्रेस का तो मुझे लगता है आने वाले 15-20 साल के लिए कांग्रेस अब वहाँ से साफ हो गई है। जिस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं वो, तो एक बहुत अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए और एक बहुत दयनीय स्थिति है कांग्रेस के लिए नॉर्थ ईस्ट में, कि एक समय था कि नॉर्थ ईस्ट में केवल और केवल एक नेशनल पार्टी थी जिसका जो पेनिट्रेट की हुई थी वो थी कांग्रेस, और आज का जो समय है नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस एकदम साफ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का कुछ भी नहीं बचा है, और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का ना बचने का एक कारण ये भी रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को कभी कांग्रेस ने कोई तवज्जो दिया ही नहीं। अगर आप आज़ादी के बाद से देखें और आज तक 2014 तक जितने बार भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेके कभी किसी तरीके का कोई भी ऐसा एग्रेसिव कोई भी प्लान लेके नहीं आए कि जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, उन्होंने हमेशा से नॉर्थ ईस्ट को एक कहना चाहिए कि निग्लेक्ट निग्लेक्ट की जो लिस्ट होती है कि एक निग्लेक्ट करने वाली एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में डाल के रखा हुआ था। तो ये उसी की भरपाई अब कांग्रेस आगे आने वाले समय में करेगी, और भरपाई क्या करेगी, कांग्रेस की कोई मुझे नहीं लगता कोई पॉलिसीज भी हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट की अगर जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को देखें अब आज और 2014 दोनों में अगर कंपेयर करें, तो मेघालय अगर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के सारे जितने भी जो जिनको अपन सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, वो सारे प्रदेश रेल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है। मेघालय में भी बात चल रही है, आने वाले समय में मेघालय में भी ये चीज हो सकता है कि कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा फंड अलॉटमेंट हुआ है रेलवे को वहाँ पे एक्सपांशन करने के लिए, तो आने वाले समय में मेघालय भी मुझे लगता है कि रेलवे से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए, और जो भी हमारे सेवन सिस्टर्स, आसाम तो है ही ऑलरेडी इतना बड़ा, वहाँ पे अभी कल ही की बात है कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का जो है वो उद्घाटन हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जिस हिसाब से वहाँ पे, और अगर आप देखें बीजेपी गवर्नमेंट ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर में जिस तरीके के बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए हैं, उन ब्रिजेस के बनने से लोकल लोगों को तो सुविधा हुई हुई है, साथ में अगर हम अपने सामरिक दृष्टि से देखें तो सामरिक दृष्टि से हम चाइना के बॉर्डर तक अपने सेना के साजो सामान, भारी भारी जो साजो सामान हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके ले जाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उन उन साजो सामानों को हम इन भारी जो बड़े ब्रिजेस बनाए हुए हैं, इन ब्रिजेस से हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर से क्रॉस करके बहुत इजीली अपने चाइना बॉर्डर तक ले जाने में सक्षम है। और अलग अलग प्रदेश, अरुणाचल की बात कर लें, मेघालय की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, तो सारे जितने भी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, उनकी रोड कनेक्टिविटी पर सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, और वहाँ पे टनल के बड़े बड़े टनल्स बनाने के जो काम है वो कर रही है। तो जो अगर विकास कार्य अगर आप वहाँ पे अच्छा फोकस्ड होकर आप वहाँ पे विकास के कार्य करेंगे, तो सीधी सी बात है जनता आपको वोट देगी ही, और उसी का नतीजा है ये अरुणाचल प्रदेश के जो रिजल्ट्स आए हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस। और अरुणाचल प्रदेश आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गढ़ बीजेपी का एक लंबे समय के लिए बनने जा रहा है, जिस तरीके से मुझे लगता है आसाम बन गया है। आसाम में अब बीजेपी की जड़ों को उखाड़ना बहुत ही मुश्किल, आने वाले चुनाव में ये नतीजे आ जाएंगे, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आने वाले समय में जो असम के जो इलेक्शंस आ रहे हैं विधानसभा के, उस इलेक्शंस में बीजेपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चुनाव जीतने में। हाँ, कंपटीशन है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की जो डेमोग्राफी है बहुत भयंकर तरीके से बदल चुकी है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन एक मतलब एक विनिंग एज देती है किसी भी पार्टी को, तो वो एज है, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास में बहुत बड़ा वोट का चंक है। तो आने वाला समय आसाम के लिए मुझे लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि बीजेपी आसानी से वहां पे जीत जाएगी। अब जो हमारा तीसरा विषय है कि प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी क्या एक नई बिसात बिछा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय में, और आने वाला समय क्या एक बहुत निकट समय में, मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव के बाद
अभी नहीं, बंगाल चुनाव के बाद। जैसे ही बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, बंगाल नहीं, बंगाल और आसाम और साथ में केरल के रिजल्ट्स आएंगे। ये जैसे ही ये 3 स्टेट के रिजल्ट्स आएंगे, इन 3 स्टेट के रिजल्ट्स के आते ही कांग्रेस में एक बहुत बड़ी रीशफलिंग होगी। बहुत बड़ी रीशफलिंग से मेरा ये तात्पर्य है कि जो 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 प्रमुख नेतृत्व की बात जो है, उस नेतृत्व की बात पे एक बहुत गहन चर्चा की जाएगी कि क्या अब जो नेतृत्व है उसको बदल देना चाहिए, और क्या नेतृत्व जो अभी राहुल गांधी के पास में लगातार पिछले 2000 अगर हम 14 से अगर हम बात करें, तो 2014 से लेकर अभी तक जो नेतृत्व राहुल गांधी के निर्देशन पे चल रहा है, जिस तरीके से उनकी गाइडलाइंस को ही फॉलो किया जा रहा है, उनको ही फॉलो किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो बोलेंगे उसी हिसाब से पार्टी चलेगी। और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इस चीज का बीच में एक दो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने कर्नाटका की सरकार में जो आए हुए, उनका सरकार में जिस तरीके का उनका अभी वहां पे मुख्यमंत्री पद को लेके जो नोकझोंक चल रही है, उस नोकझोंक चलने के टाइम पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आला कमान इसका डिस्कशन करके आपको बताएगा। तो आला कमान कौन है? आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो खुद को अध्यक्ष मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में अध्यक्ष है ही नहीं। अध्यक्ष तो कोई और है। वो तो केवल रिमोट दिखाने के लिए, सामने फेस दिखाने के लिए कि हाँ हमारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष की पावर नहीं उनके पास में। अध्यक्ष की पावर किसी और के पास में। तो इस पावर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने की उम्मीद दिख रही है, और ये शिफ्ट आएगा बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट, असम इलेक्शन के रिजल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो केरल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। अगर केरल इलेक्शन के रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं आते हैं तो 101% मानिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बगावत होगी, और कांग्रेस में इस चीज की चर्चा बहुत जोरों शोरों से होगी कि अब नेतृत्व को बदल दिया जाए। नेतृत्व किसी भी तरीके से एक एक करके राज्यों को खोता चला जा रहा है, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में एक भी स्टेट कांग्रेस के पास में नहीं बचेगा जहां पे उनकी सरकार होगी। और जिस तरीके से कर्नाटका में भी आप देख ही रहे हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में नोकझोंक रस्साकसी चल रही है कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वहां पे कर्नाटका की जो असेंबली है, वहां पे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही इसके ऊपर एक बहुत विस्फोटक खबर आने वाली है कि हो सकता है या तो नेतृत्व बदल जाएगा, मतलब सिद्धारमैया से सीएम का पद लेके और डीके शिव कुमार को दे दिया जाएगा, और अगर ये नहीं होता है, और अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है कि गांधी परिवार के ऊपर में कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ी गाज गिरेगी, और वो गाज ऐसी गिरेगी, और उसके साथ ही उस गाज के गिरते के साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में बहुत बड़ा विघटन होगा, और वो विघटन मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को ले डूबेगा, कांग्रेस की कर्नाटका सरकार को ले डूबेगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा विधायकों का एक जत्था बीजेपी में जाके शिफ्ट कर गया था, उस तरीके की स्थिति भी बन सकती है। देखिए, राजनीतिक जो होती है वो संभावनाओं का खेल होता है। संभावनाएं देखते हैं लोग, अपनी संभावनाएं देखते हैं कि हमको संभावनाएं किधर दिख रही हैं, और अगर ये नहीं होता है, डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विघटन कांग्रेस कर्नाटका के अंदर में होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत दुखद खबर होगी, और इससे कांग्रेस में एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। और अगर ये डेंट लग गया तो मुझे ऐसा लगता है नेतृत्व का बदलाव इस डिसीजन पे भी टिका हुआ है कि अगर ये डिसीजन, जो भी इस डिसीजन को करने में सक्षम होगा कि कौन इन दोनों के बीच में जो सत्ता को लेके जो रस्साकसी चल रही है, जो भी इस मैटर को सॉल्व करेगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। अगर वो प्रियंका गांधी सॉल्व करती हैं तो प्रियंका गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम है, एक सक्षम नेता है। भले ही अभी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है अभी तक,
लेकिन उनको इतने अच्छे मौके भी नहीं मिले हैं। प्रियंका गांधी अभी तक उस तरीके से राजनीति में फुल टाइम राजनीति में मुझे नहीं लगता अभी तक उन्होंने एंटर किया है। वो अभी भी पार्ट टाइम राजनेता के तौर पे राजनीति कर रही हैं। परंतु जिस तरीके की वो वक्ता हैं, जिस तरीके के उनके राजनीतिक जो चाल-ढाल है, जिस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं के साथ में बैठकर, हँसकर, बात करके, मतलब एक राजनीतिक द्वेष के जैसे नहीं की जाती कि राजनीति द्वेष नहीं है। राजनीति में आपके मतभेद हो सकते हैं। सभी राजनेता, बड़े राजनेता सभी यही कहते हैं कि राजनीति में आपके एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अभी जो कांग्रेस जिस तरीके से लीड कर रही है, जो भी उनके आला कमान है, उनमें मतभेद कम है, उनमें मनभेद ज्यादा है। तो वो मनभेद मिटाने में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी सफल हैं। और जिस तरीके से नितिन गडकरी जी के साथ में मुलाकात हुई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ, ओम बिरला जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के बगल में बैठ के चाय की चुस्कियां ली जा रही थी, और जिस तरीके से उनका लोकसभा के अंदर में जो स्पीचेस रही हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके के उन्होंने तथ्यों के आधार पे जो जवाब दिए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं अच्छे लगे। एक होता है कि आपको अगर जवाब तथ्यों के साथ में दिया जाए तो सुनने में अच्छा लगता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल जवाब हम मनभेद को सामने रखते हुए जवाब दिया जाए, तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। तो तथ्यों के साथ जवाब देने में मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी सक्षम है, और प्रियंका गांधी को बहुत कांग्रेस का बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कांग्रेस के अंदर में चाहता है कि उनको एक बार एटलीस्ट उनको चांस दिया जाना चाहिए। अगर एक बार चांस देने से कोई, मुझे लगता नहीं कि इतने दिन से तो चुनाव हार ही रहे हैं आप, 2014 से लेकर आज 2025 तक आ गए, आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। गिनती चुनती के आपको 3-4 राज्यों में आपको सफलता मिली है, ढंग की सफलता अगर कही जाए, और उसके अलावा आप एक के बाद एक बड़े-बड़े राज्य हारते चले जा रहे हैं। बड़े-बड़े राज्यों में आपके नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं, बढ़ने के अलावा कम होते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंट में ही अब अगर आप देख लें तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली में तो खैर पहले भी 0 थे, अभी भी 0 ही हैं। उसके अलावा आप लोकल बॉडी इलेक्शंस देख लीजिए। तो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइनिंग ग्राफ है, और इस ग्राफ को अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो नेतृत्व में बदलाव के अलावा मुझे तो कोई भी किसी भी तरीके का दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, कैसा लगा आपको मेरा इंफॉर्मेशन? और अगर वीडियो अच्छा लगा है और हमारे एनालिसिस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और एक आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक चैनल का रीच नहीं बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने से ही चैनल की रीच बनेगी और कंटेंट आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि कंटेंट क्या कहना चाहता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।